उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी। मंजिल चाहे दूर कितनी ही क्यों न हो, मंजिल चाहे दूर कितनी ही क्यों न हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, वीडियो, पटवारी, ग्राम सेवक, इस प्रकार के तमाम एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान विषय को लेकर के जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार गणित और विज्ञान को आसान भाषा के अंदर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जो है एक गणित और विज्ञान का जो डर रहता है आपके दिमाग में कि सब्जेक्ट से ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिटेल में हमें कोई नहीं पढ़ाता है, वो सब चीजें आपकी यहाँ पर जो है राजस्थान एकेडमी पर क्या हो जाती है, समाप्त। क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं विज्ञान और गणित को काफी डिटेल में, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक, और एकदम सिस्टमेटिकली रेगुलरिटी के साथ में 8 और 9 बजे रेगुलर क्लासेस आती है। आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान विषय के अंतर्गत लास्ट क्लास में रक्त समूह के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, बायोलॉजी के पोर्शन को। बायोलॉजी के पोर्शन में सबसे पहले मैंने मानव रोग को कंप्लीट किया, उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाया था रक्त समूह के बारे में। और आज एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसकी हर किसी को इंतजार था, क्योंकि ये टॉपिक YouTube के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसको कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट बहुत कम है। इसके लिए कंटेंट को ढूंढ ढूंढ के एक एक 10-10 किताबों में से एक एक लाइन उठा उठा करके कंटेंट बनाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए जब बोल दिया कि साइंस पूरी करवाऊंगा तो पूरी करवा कर ही रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंतुओं और पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में। यानी आज की अपनी क्लास रहेगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जितने भी हमारे आसपास पाए जाने वाले पादप हैं और जो जंतु है उनका आर्थिक महत्व क्या है, यानी इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स है उनके, उनसे हमें सीधी सी बात आर्थिक या इकोनॉमिक का मतलब हो गया पैसों में है। यानी कि हम ये देखने वाले हैं कि इन चीजों से हमें कैसे पैसे प्राप्त हो सकते हैं, रुपए, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास कैसे इनसे धन प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपके बैकग्राउंड की ओर ले जाता हूं। यानी आपको जो सिलेबस है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है और क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग जो है अपना ये फिक्स कर सके कि हाँ इतनी चीजें कंप्लीट हो गई है और इतनी चीजें होने वाली है। ये क्लासेस सीईटी 2024 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है 12वीं पास सीईटी जो है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञान का सिलेबस और गणित का सिलेबस वही सिलेबस दिया हुआ है जो एलडीसी एग्जाम का सिलेबस है। तो इसके लिए हमें अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दैनिक विज्ञान के अंदर मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का। कौन सा? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की अपन ने बात करी थी, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया की और उत्प्रेरक की। ये हो चुका है ऑलरेडी, ये टॉपिक कंप्लीट एकदम सिस्टमेटिकली उदाहरणों के साथ में और एक एक चीज को डिस्कस करते हुए मैंने कंप्लीट करवा दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है। इसके बाद दूसरा टॉपिक धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक एवं आपके सामान्य जीवन में जो प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक है, ये भी मैंने आप लोगों को काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। और ये चीजें आपके सीईटी के अंदर देखें, महिला पर्यवेक्षक के अंदर देखें, स्टेनोग्राफर में देखें, चाहे आप जो है आपके एलडीसी में देखें, ग्राम सेवक में देखें, पटवारी में देखें, जिस भी एग्जाम में देखोगे साइंस में ये चीजें पूछी ही जा रही है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन और कार्बन के अपर रूप,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, सीएनजी और बहुलक और साबुन एवं अपमार्जक, ये सब चीजें भी मैंने आपको पढ़ा दी है। हाइड्रोकार्बन इतना डिटेल में पढ़ाया है कि मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि यूट्यूब पर ही नहीं, आप ऑफलाइन में भी किसी की भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आपकी इच्छा करे उस टीचर के पास चले जाइए, इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएगा कोई भी। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉलेज है मेरे पास इतना, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत होती है, और हमने इसीलिए यूट्यूब पर एलडीसी की वैकेंसी आने से पहले से ही क्लासें करवा दी थी। तभी तो आज 80 क्लासेस, कितनी, 80 क्लासेस यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है कंप्लीट, आप जाकर के देखिए। तो इसी के साथ आपका केमिस्ट्री का पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन ने फिजिक्स को शुरू किया था, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश वर्ण विक्षेपण और लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उनका निवारण, ये भी करवा दिया है। विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, ये सब चीजें भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ये जो आपके केमिस्ट्री का पोर्शन दे रखा है वो भी करवा दिया, फिजिक्स का पोर्शन दे रखा है वो भी करवा दिया। फिर बात स्टार्ट हो रही है अब बायोलॉजी के पोर्शन की। तो बायोलॉजी के पोर्शन में क्या क्या हो चुका है देखिए। तो बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर अपन ने सबसे पहले बात करी थी किसकी, तो मानव रोग और रोगाणुओं की, और इसके कारण और निवारण की। तो मानव रोग अपने ह्यूमन डिजीज जो है वो वाला टॉपिक हो चुका है। इसके बाद में मैंने शुरू किया था रक्त समूह, रक्ताधान और आरएच कारक को, और ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया है कि यहां पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, साथ ही साथ अगर आप लोग जो है नोट्स, या आप ये चाहते हैं कि आपको जो है ये सभी कंटेंट लिखा हुआ मिले, तो आप लोग जो है मेरे द्वारा लिखित सामान्य विज्ञान की पुस्तक एलडीसी एग्जाम के लिए जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, च्यवंत प्रकाशन की है, ये आप खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक है, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और आप इन क्लासेस को देख लीजिए, आपका मोर देन इनफ है, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एनसीईआरटी ना आरबीएससी ना कुछ भी, सीधा आप तो बस ये दो चीजें कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में आज जो है देखिए, अब ये 10वां टॉपिक जो है बायोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्या, जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व। मतलब ये टॉपिक हो जाने के बाद अपने पास में केवल दो टॉपिक अब बचेंगे। कौन कौन से, तो एक तो आपका बचेगा पर्यावरण वाला, पूरा एनवायरमेंट वाला और बायोटेक्नोलॉजी वाला, और एक आपका बचेगा कौन सा वाला, तो आनुवांशिकी से संबंधित, है ना। तो मतलब आपका ये मान के चलिए कि अगर, जैसा मैं बीच में एकदम से बीमार हो गया था 7-8 दिन के लिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है, तो ये यकीन मान के चलिए कि अपन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये कोर्स पूरा कर चुके होंगे यूट्यूब के ऊपर। और इतना सिस्टमेटिक आपको कहीं मिल जाए तो आप देख लेना, और क्या करना है तो फिर इसका परिणाम, भाई इसका जो है मोटिवेशन, या इसका ये कहें कि कुछ ना कुछ तो मुझे भी लाभ होना चाहिए, तो वो लाभ यही है कि आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ये जैसे ही हो जाएगा इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर के आ रहा हूं। ठीक, चलो अब आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। और गणित के अंदर भी आपको बता दूं, ये दूसरा वाला टॉपिक अपना हो चुका है, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गणक अभी चल रहा है, और वो भी आपके 3 वीडियोस में आज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये वाला गणित के अंदर भी टॉपिक हो चुका है। तो गणित और विज्ञान दोनों विषय जो टफ माने जाते हैं, जिसके अंदर टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत आसान शब्दों के अंदर मेरे द्वारा खुद पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए अब आप लोग सभी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और पहले हम पादपों के आर्थिक महत्व की बात करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की अपन बात करने वाले हैं। चलिए लिखेंगे पादपों के आर्थिक महत्व, ठीक है। और ये जानेंगे कि आखिर इन पादपों का आर्थिक महत्व क्या होता है और इस टॉपिक में क्या पढ़ना होता है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो इस, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, पेन गिर गया था हाथ में से।
एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर दो बातें हैं बेसिकली कि मानव, ये जो पादपों का आर्थिक महत्व है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक कोई जो है सामान्य टॉपिक नहीं है कि आपको हर जगह मिल जाए। पहली बात तो ये कि बहुत सारी किताबों के अंदर तो ये टॉपिक कवर ही नहीं होता है। अब उसका कारण ये है कि इसके अंदर आपको पढ़ना ये है बेसिकली कि जितने भी आप आसपास अपने पादप देखते हैं, अब पादप के अंदर सभी प्रकार की फसलें आ गई, सभी प्रकार के पेड़ आ गए, ठीक है, तो उनका आर्थिक लाभ क्या है। तो जैसे आप नीम के बारे में जरूर पढ़े, है ना। अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा लेकिन बता रहा हूं कि अगर आप लोग भी खुद अगर पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें पढ़नी है इसके अंदर। तो जितने भी आपके पादप है, जिनसे आपको खाद्य पादप जैसे कुछ हो जाएंगे, जहां से आपको खाने की चीजें मिलती है, कुछ आपके औषधीय पादप हो जाएंगे जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती है, कुछ आपके इमारती पादप हो जाएंगे। इमारती पादप का मतलब ये हुआ कि जिनसे हमें इमारती लकड़ियां मिलती है, जिन लकड़ियों का उपयोग हम फर्नीचर के लिए करते हैं, जैसे कि आपका शीशम के हो गए, चंदन हो गया, ये सभी, ठीक है, नीम हो गया, और आपका सागवान हो गया, ये सभी। इसके अलावा कुछ रेशों से संबंधित भी पादप होते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, और उन रेशों से फिर अपन जो है वस्त्र बनाते हैं। तो पादपों के आर्थिक महत्व के लिए, मानव के जीवन यापन के लिए आप लोगों को पता होगा कि कुछ आधारभूत चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन की जरूरत होती है, वस्त्र की जरूरत होती है, और कपड़े की, क्योंकि कहा जाता है ना कि खाना, मकान और कपड़ा, ये तीन चीजें तो हर व्यक्ति के पास में उपलब्ध होनी चाहिए, भोजन, कपड़ा और मकान। तो ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पर तो डिपेंड रहना ही पड़ता है। जैसे खाने में तो है वो गेहूं पर, चावल पर, मच्छी पर, या और बात करें तो मक्का पर, ज्वार पर, इन पर डिपेंड रहेगा। अगर मैं बात करूं कपड़े के लिए, तो कपड़ों के लिए रेशों पर डिपेंड रहेगा। और बात करूं मकान के लिए, तो मकान के लिए उसको जो है कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होगी, साथ ही साथ अगर उसको गेट वगैरह बनाने हैं तो लकड़ी की जरूरत होगी, है ना। तो इसके लिए हमें ऐसे पादपों के बारे में पढ़ना है जिनका उपयोग मानव जो है आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए करता है। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत अपन जो है अपने, तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो आर्थिक महत्व के बारे में जो आप पढ़ते हो उसको क्या कहते हैं। तो आप लिखेंगे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप होते हैं तथा उनके जो उत्पाद होते हैं, उनका जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है आपका आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यानी इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप व उनके उत्पादों का अध्ययन, ठीक है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप एवं उनके उत्पादों का अध्ययन, अध्ययन आर्थिक वनस्पति, वनस्पति आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्लियर। तो ये बात छोटी सी जो हमें पता होनी चाहिए कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है, या आर्थिक महत्व, अब पूछा तो ये भी जा सकता है कि पादपों के आर्थिक महत्व का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पादप है उनको हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि इन्हें, या आप लिख सकते हैं कि आर्थिक, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पादपों को निम्न, निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्गों में बांट सकते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो पहले आपके आ जाते हैं
खाद्य पादप। किसकी बात करेंगे अपन? खाद्य पादपों की बात करेंगे। दूसरा आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा कौन से पादप? तो अभी जस्ट बताया था औषधीय पादप। ठीक है, कौन से? औषधीय पादप आ जाएंगे, औषधीय पादप। और तीसरे आपके पास में आ जाते हैं इमारती, इमारती तथा, इमारती तथा रेसे, रेसे संबंधी पादप। ठीक है, संबंधी पादप। क्लियर? तो ये जो है तीन वर्ग आपके पास में आ जाते हैं आर्थिक महत्व के रूप से, जो महत्वपूर्ण पादप होते हैं उनके। हम इन तीन भागों के अंदर आने वाले पादपों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे खाद्य पादपों की, फिर अपन बात करेंगे औषधीय पादपों की, और फिर इमारती और रेशे संबंधी जो पादप है उनकी बात करेंगे। क्लियर? तो अब सबसे पहले आप जो है कॉपी के अंदर लिखेंगे खाद्य संबंधी महत्व के पादप। किसकी बात करेंगे? खाद्य संबंधी महत्व के जो पादप है उनकी। खाद्य संबंधी, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। क्लियर? तो किसकी बात करने जा रहे हैं अपन? खाद्य संबंधी जो महत्व है, यानी कि खाने से संबंधित जिन पादपों का महत्व है उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे? तो सीधी सी बात है, जो चीज आप खा सकते हो उनकी। जैसे आम आप खाओगे, है ना, इमली आप खाओगे, अनाज आप जो भी है उनको खाओगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन थोड़े से अनाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे अनाज। अब इसके अंदर आपको भी अगर कोई चीज और नहीं भी याद आ जाए ना, जैसे आपको कुछ पता हो या फिर आपने कहीं और से कुछ पढ़ रखा हो या हमारी पुस्तक में और भी नई चीजें मिलेगी, तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें ये नहीं है कि फिक्स बस मैंने जो लिखवा दिया वही आएगा। हाँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके अंदर मैंने जैसे बताया, रक्त के अंदर जो बताया वही चीजें पूछेंगे, उससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकते। लेकिन ये ऐसा है कि अब मैंने सपोज करो गेहूं को छोड़ दिया और उन्होंने गेहूं का ही वैज्ञानिक नाम पूछ लिया, तो ऐसा हो सकता है ना। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक जो है इसके अंदर जितनी चीजें पढ़ाई जाए उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज मिल जाती है इंपॉर्टेंट, तो वो याद जरूर करें। लेकिन पहले इसको कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि अब सर ने बोल दिया तो अपन बहुत पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहे हैं। अब देखिए, अनाज के अंदर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनाज आ जाता है गेहूं। किसकी बात करेंगे? गेहूं की। अब इन पादपों के अंदर आपको जो चीजें याद करनी है वो क्या क्या याद करना है? सबसे पहले इनका वैज्ञानिक नाम, यानी जो इनका साइंटिफिक नेम है वो याद कर लेना हर एक पादप का। इसके बाद में इन पादपों की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट किस्में हो, है ना, इनकी अलग अलग किस्में होती है। जैसे कि गेहूं की किस्मों की बात करें तो सोनालिका हो गई, कल्याण हो गई, सोना हो गई, सरबती हो गई, इसके अलावा 1482 हो गया, सोनारा हो गई। ये कुछ किस्में होती है जो आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस्में किसकी है। तो ऐसे आपको याद रखनी है, जैसे माही, कंचन, धवल, ये सब मक्के की है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लिखेंगे गेहूं के अंदर कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है टीटिकम, टीटिकम एस्टाइवम। क्या नाम है इसका? टीटिकम एस्टाइवम। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। इसी के साथ ये रबी की फसल है, रबी की फसल। आपको पता होगा फसल तीन प्रकार की होती है राजस्थान के अंदर, रबी, खरीफ और जायद। तो ये गेहूं जो है वो रबी की फसल है। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है आपके गेहूं काटने का समय है। ठीक है, तो ये रबी की एक फसल है। इसी के साथ में इसकी कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखनी है। तो किस्में, अब कौन कौन सी है इसकी किस्में? देखिए कौन कौन सी वेराइटीज आती है। तो एक तो आती है इसके अंदर सोनालिका, ठीक। इसके बाद में एक आ जाती है सरबती, एक आ जाती है सोनारा, फिर आपके पास में इसमें आ जाती है सोना गोल्ड खुद। ठीक है, इसके बाद में
इसके अंदर एक आ जाती है कल्याण। ये कुछ गेहूं की क्या है, किस्में है जो आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए इसके बाद में दूसरा आ जाता है आपके पास में इंपॉर्टेंट अनाज है, वो है चावल। ठीक, अब देखिए चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओराइजा, इसीलिए तो इसको राइस कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। अब ये भाई ऐसे ही नाम है, आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, वैज्ञानिक नाम है। मतलब जब हमारे साइंटिस्ट महोदय चावल को बुलाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कहते कि चावल इधर आ, फिर वो उसको कहते हैं ए ओराइजा सेटाइवा, इधर आइए, ऐसे बुलाते हैं। अच्छा सर, ऐसे बात होती है विज्ञान में? हाँ, तो जो लोग कहते हैं ना कि विज्ञान और गणित में कैसे बात करोगे, तो विज्ञान और गणित में ऐसे बात हो सकती है। अब गणित के अंदर ऐसे बुलाया जा सकता है, हे सिग्मा, हेर, वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे बातें होती है गणित और विज्ञान में। तो ऐसे ही चावल का नाम क्या है, ओराइजा सेटाइवा। तो अब घर पे कोई पूछे कि क्या बनाना है आज, तो बोलना आज बना दो क्या, ओराइजा सेटाइवा बना दो आज। ठीक है, बोले कि रोटी बनाओ कि मक्के का सोगरा बनाओ, तो आप बोलना नहीं नहीं, टिटिकम सेटाइवम का जो है आज क्या बना दो, आज बढ़िया दाल बाटी चूरमा बना दो। किसका, टिटिकम एसाइटम का। अच्छा सर, ऐसे याद करेंगे तो घर वाले जूते नहीं मारेंगे? क्यों मारेंगे, बोलो उनको कि आप भी सपोर्ट करिए, घर वालों को भी सिखा दो। आप तो क्या करो, चावल का नाम आज से ये अपने घर पे ऐसे बोलेंगे, आस पड़ोस वालों को भी तो लगेगा कि बच्चे को इंग्लिश आती है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इंप्रेशन जमा सकते हो आसपास में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे। चलो भैया, चावल का वैज्ञानिक नाम हो चुका है, तो इसके बाद में इसका ये भी तो पता होना चाहिए ये कौन सी फसल है। तो ये खरीफ की फसल है। किसकी, खरीफ की फसल, गरीब की नहीं, खरीफ की फसल। इसके बाद इसकी भी कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखनी है, और इसमें तो एक तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस किस्म की है इसकी। ठीक है, जो है आपके बासमती, बासमती। इसके बाद में इसके अंदर एक आ जाती है जया। कौन जया, अरे जया बच्चन क्या, नहीं भाई, जया, ओनली जया। ठीक है, इसके बाद में रत्ना। इसके बाद में एक इसमें भी सोना होती है। ठीक है, गेहूं और चावल दोनों के अंदर सोना है। एक स्वर्ण दाना, यानी कि सोने का दाना। क्लियर, ये कुछ चावल की किस्में हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं हो सकता कि हाँ सर ऐसे करवा दो कि वैसे करवा दो, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको ये पता ही होगा कि भारत जो है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चावल का क्या करता है, आपके क्या करता है भाई साहब, अरे बताओ। उन्नत किस्म के दृष्टि से देखें या उत्पादन की दृष्टि से देखें, तो भारत ही पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है चावल का। क्लियर, ये याद रखना थोड़ा सा। आप ज्योग्राफिकल में इसमें को ज्यादा पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी याद रखते चलना, क्या पता ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। आगे देखो, चावल के बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में इंपॉर्टेंट तीसरे नंबर पर मक्का। क्या आ जाता है, मक्का। और मक्का का नाम क्या है, तो जिया मेज, इसका नाम है जिया मेज। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, जियामेज कहेंगे। क्या कहेंगे, जियामेज। किसको, मक्का को, साइंटिफिक नाम हो गया जियामेज। इसके बाद में ये भी जो है आपके खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। क्लियर, इसके साथ साथ इसकी भी कुछ उन्नत किस्में हैं जो आपको याद रखनी है। तो अभी जस्ट बताई थी इसकी किस्में कौन कौन सी है, तो इसकी किस्में है, एक तो विजय, एक माही, एक कंचन, अरे भैया ये, ठीक है, माही, कंचन। इसके बाद में शक्ति और प्रेम रतन धन पायो। तो कौन, रतन केवल। ठीक है, तो ये जो है मक्का हो गया जियामेज, इसका साइंटिफिक नाम है, और ये खरीफ की फसल है। और इसमें किस्में इसकी कौन कौन सी हो जाएगी, तो विजय है, माही है, कंचन है, शक्ति है, रतन है, ये सभी इसकी क्या है, आपके किस्में हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में चौथे नंबर पर आ जाता है आपके बाजरा।
क्या आ जाता है? बाजरा। अरे बाजरा की होवे साहब, वो छोटो छोटो दाना वाला होवे बाजरा तो ठीक है, इसके सोगरे बनते हैं और सर्दी में इसको खूब खाया जाता है लोगों के द्वारा। राजस्थान के अंदर जालोर में जो है इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है। जालोर है, सिरोही है, आपका बाड़मेर वाला बेल्ट है, उस साइड में बहुत बढ़िया होती है ये, ठीक है। चलो, इसके बाद में अब इसकी बात करते हैं, तो इसका साइंटिफिक नाम है पेनिसीटम। कौन सा है? पेनिसीटम। और आगे आ जाएगा इसके टाइफाइडिस। क्या आ जाएगा? टाइफाइडिस। टाइफाइड क्या सर? अरे नहीं भाई, टाइफाइड नहीं, टाइफाइडिस, ठीक है। तो बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसीटम टाइफाइडिस। क्लियर? चलो, और ये भी आपके कैसी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। क्लियर? चलो, इसके बाद इसकी भी कुछ किस्में हैं जो आपको याद रखनी है। और ये भी बता दूं कि यह एक मोटा अनाज है, ये याद रखना पहले तो, यह मोटा अनाज है। क्लियर? ये जो बाजरा है इसका दाना जरूर छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एकदम बारीक बारीक सा होता है, इतने इतने से, एकदम बारीक बारीक से, ऐसे ऐसे ऐसा दिखता है, बस इतना सा होता है। दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा ना? ये रहा, ये रहा, गोले के अंदर है। तो इतना छोटा सा, छोटा एकदम दाने होते हैं, ठीक है। आप चावल के भी 3 टुकड़े कर दो ना, उसके बराबर एक जो है बाजरे का दाना होता है। फिर भी ये अनाज किसमें आता है? तो मोटे अनाज के अंदर इसको काउंट किया जाता है। ये एक कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये होता छोटा है लेकिन ये मोटे अनाज में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो बाजरा जो है आपका यहां पर होता है समाप्त। इसके बाद में अब बात करते हैं 5वें नंबर पर हमारे दालों की। तो किसकी बात करेंगे? दालें, ठीक है। अब देखिए, दाल के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होगा कि दाल जो है वो प्रोटीन, किसका? प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बेस्ट अगर कोई सोर्स है, सबसे बेस्ट अगर कोई सोर्स है तो वो कौन सा है? दालें हैं। दाल जो है शाकाहारी इंसान के लिए प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। मांसाहारियों के लिए तो प्रोटीन जो है कहां से मिल जाएगा? मांस वगैरह खाने से। लेकिन शाकाहारी इंसान को जो है आपका प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो वो दालों से मिलता है। क्लियर? चलिए, इसको लिख लीजिए। और ये जो है आपके लेग्नुमियूसी, ये जो है लेग्न्यूमिनोसी एक कूल होता है साइंस के अंदर। जैसे आप अलग अलग, जैसे अपन है तो अपन किसमें आते हैं? होमोसिपियंस होते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग कूल होते हैं। तो ये जो दालें हैं ये किसके कूल में आती है? तो ये आपके दालें जो है ये आ जाती है आपके लेग्यूमिनोसी। कौन सा है? लेग्यूमिनोसी कुल, लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य। तो ये जो दालें होती हैं ये कौन से कुल का सदस्य होती है? ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लेग्यूमिनोसी जो कुल है उस लेग्यूमिनोसी कुल का सदस्य होती है कौन? दालें। तो दाल जो है वो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है और लेग्यूमिनोसी कुल के ये सदस्य होते हैं। अब हम कुछ अलग अलग दालों की बात करेंगे, जैसे चने की है, मूंग की है, उड़द है, उनके बारे में, सोयाबीन है, ताकि अपन को जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दालें भी कवर हो जावे, ठीक। इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, जो लिखवा रहा हूं बस वो लिखते जाओ और याद करते जाओ, ठीक है। हाँ, ऐसे मत सोचना सर इसमें कुछ समझा नहीं रहे, क्या समझाओ भाई, अब इसमें तो दाल है तो है, क्या करूं, है ना। चलो, तो सबसे पहला जो इसके अंदर आ जाती है वो आ जाता है आपके चना, ठीक है। और आपको पता होगा कि अक्सर कहा जाता है कि अगर बॉडी में वेट गेन करना है, आपको अपना भार बढ़ाना है और घोड़े की तरह दौड़ना है, घोड़े की तरह, तो घोड़े की तरह दौड़ने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा? अरे घोड़े की तरह दौड़ना है तो चने खाने पड़ेंगे। अच्छा, तभी सर आप दौड़ रहे हो? भाई नहीं, मैं नहीं खाता चने वगैरह, है ना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये घोड़े की तरह अगर दौड़ना है और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपको सुबह उठ करके थोड़े चने खाने चाहिए, रात को भिगे हुए, है ना। चलिए, तो चने की बात करते हैं। तो चने के अंदर आप क्या आ जाता है? इसका सबसे पहले वैज्ञानिक नाम,
तो इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर, सासरियो नहीं रे, साइसर एराइटिनम, ठीक है। साइसर एराइटिनम जो है इसका नाम है वैज्ञानिक, किसका? चने का। क्या? साइसर एराइटिनम, ये इसका नाम है, सीधे सीधे याद रख लेना। इसके बाद में चना जो है आपको बता दूं कि ये एक रबी की फसल है, क्योंकि ये रबी की फसल गेहूं के साथ बोया जाता है, ठीक है। तो रबी की फसल है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व के अंदर उत्पादन की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। किसमें? इस चने के उत्पादन में भारत पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 पर अपना डंका बजता है भाई साहब। क्लियर? चलो, और इसे जो है चने को, जैसे फलों का राजा कौन? आम। ऐसे ही दालों का राजा कौन? चना। तो दालों का राजा किसे कहा जाता है? चने को कहा जाता है, याद रखना, ठीक। चलो, चना तो देखा ही होगा, अब इसमें कोई वो है ना विशेष बात है नहीं। एक आ जाती है अरहर की दाल, होती है, आपने देखी होगी, है ना। और अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको सीधे सीधे याद रखना है, केजेनस, कोरोना नीर है, केजेनस केजन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? केजेनस केजन। इसके बाद नंबर 3 पर आपके पास में अरहर के बाद आ जाता है मटर। अरे सर, ये मटर, हाँ ये मटर बहुत काम का है। हम अभी आगे आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तब भी ये मटर आने वाला है, क्योंकि जो मेंडल नामक वैज्ञानिक है, जिन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने इस मटर के ऊपर ही पूरी रिसर्च करी थी। इस मटर के ऊपर ही रिसर्च करने के बाद में आनुवांशिकता के जो है इन्होंने नियम दिए थे। तो इस मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है आपका क्या? पाइसम सैटाइवम। क्या नाम होता है? पाइसम सैटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है, पाइसम सैटाइवम। क्लियर? चलिए, तो ये पाइसम सैटाइवम आपका हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है मूंगफली। कौन आ जाती है? मूंगफली आ जाती है। सिंग, आपने नाम सुना होगा, अरे सिंग भुजिया तो खाया है। हाँ, तो बस वो सिंग उसी में से निकाली जाती है, इस मूंगफली में से, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरेकिस, एरेकिस हाइपो, हाइपोजिया, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। किसका ये वैज्ञानिक नाम है? तो मूंगफली का ये वैज्ञानिक नाम है। और आपके इसके बाद में आ जाता है सोयाबीन। क्या आ जाता है? सोयाबीन, ठीक है। और सोयाबीन भी एक प्रोटीन का अच्छा जो है आपका क्या होता है? स्रोत होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। और जो सोयाबीन है इसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन अगर दालों में किसी में पाया जाता है तो वो सोयाबीन है। इसके अंदर ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर्वाधिक प्रोटीन, ठीक। सबसे अधिक प्रोटीन अगर पाया जाता है तो वो सोयाबीन के अंदर ही पाया जाता है। इसी के साथ में पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर उत्पादक की बात करें, किसके उत्पादक की? तो मूंगफली के उत्पादक की। तो पूरे विश्व के अंदर मूंगफली के उत्पादन में डंका बजे है अपने भारत देश रो। कण देश रो डंको बाजे अपने भारत देश रो, ठीक है। कन्ने माए मूंगफली रे माए, याद रही रू, याद रख लोगे ना भाई, है। चलिए, तो ये अपनी जो है कुछ इंपॉर्टेंट दालें थी वो यहां पर होती है कंप्लीट। इसके बाद में तेल उत्पादक कुछ पौधे हैं, यानी जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। जैसे कि अपने सरसों हो जाएगा एक, तो इसके बाद में आप बात कर सकते हैं कुछ सुगंधित तेल भी बनाते हैं, जैसे कि आपके चंदन है ना, लौंग है, इनकी बात करते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और तेल उत्पादक पौधों की भी बात कर लेता हूं एक बार, ठीक है। चलिए,
तो अब आप लिखेंगे कॉपी के अंदर तेल उत्पादक पौधे। अब ये टॉपिक ऐसे ही चलेगा, है ना, जितने भी इस टॉपिक के अंदर आपको ऐसे ही चीजें जो जो बता रहा हूं बस वो याद करते चलना। तेल उत्पादक पौधे, तेल उत्पादक पौधे कौन कौन से होते हैं? तो तेल उत्पादक पौधों के अंदर आपका जो है सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके कौन से? तो ये आ जाते हैं आपके खाने योग्य तेल की बात करते हैं। अब खाने योग्य तेल कौन देगा, मतलब जिस तेल का यूज आप कर सके, तो खाने योग्य तेल, ठीक है। अब खाने योग्य तेल कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो आपके हो जाएगा मूंगफली, मूंगफली का तेल। अब ये मत सोचना कि आप नहीं खाते हो तो इसका मतलब इसका तेल कोई नहीं खाता होगा, नहीं भाई, मूंगफली का तेल बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि कई बार यही लगता है। मैं एक बार पढ़ा रहा था कि सर हमारे घर पे तो आज तक मूंगफली का तेल नहीं लाया, हम तो सरसों का ही तेल। तो भाई तुम सरसों का तेल खाते हो लेकिन हर कोई थोड़ी खाएगा, है, जिसकी जो इच्छा वो तेल खाए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। मूंगफली का तेल खाओगे, इसके अलावा तिल का तेल आ जाता है, और तिल का तेल आपको पता होगा एक और काम में यूज होता है। एक तो थोड़ा सा जो है तिल का तेल आपको पता होगा कि हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं कुछ लोग। इसके अलावा जो आप मोजड़ी वगैरह कोई पहनता हो, राजस्थानी लोग तो आपको पता है मोजड़ी पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं होता शौक, नहीं भी पहनते। लेकिन जो मोजड़ियां होती है तो वो जब चमड़े की बनी होती है तो टाइट होती है, और उसको पहनने से पैरों में जो है एकदम क्या हो जाता है, फुंसी वगैरह हो जाती है। उनको ढीला करने के लिए, थोड़ी सी मोजड़ियों को स्मूथनेस लाने के लिए, कोमलता लाने के लिए उनके अंदर तेल में रखा जाता है, वो भी तिल का तेल ही होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में नारियल का तेल होता है, जो आप लोग सिर पर लगाते भी होंगे कुछ लोग, है ना, नारियल का तेल। चलो, नारियल के तेल के बाद में आपके आ जाता है सोयाबीन का तेल, जो अक्सर हॉस्टल के अंदर जो पराठे वगैरह आपको दिए जाते हैं वो इसी सोयाबीन के तेल से बनाए जाते हैं। ये मत सोचना कि वो बटर लगा लगा के दे रहे होते हैं, या फिर वो जो लगा रहे होते हैं ना तड़का वगैरह, तो क्या सरसों यूज हो रहा है, नहीं भाई, वो सोयाबीन का तेल ही होता है, क्लियर। इसके बाद में एक अलसी का तेल भी होता है, अलसी का तेल। और अलसी के तेल के बाद में सूरजमुखी का तेल भी होता है। किसका तेल होता है? सूरजमुखी का तेल, ठीक है। तो सूरजमुखी का तेल भी होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास में आ जाते हैं अखाद्य तेल। कौन से तेल आ जाते हैं? अखाद्य तेल। अखाद्य तेल का मतलब हो गया जो खाने योग्य नहीं होते हैं, केवल तेल के रूप में यूज होते हैं, जैसे अरंडी का तेल होता है ना। अब अरंडी का तेल कोई खाता नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है कई बार बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी हो जाता है, और इसके साथ साथ इसका जो यूज है वो कई मशीन वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है, और भी कुछ जगह पर इसका यूज होता है। तो और एक होता है आपके तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, ठीक है। कुछ लोग जो है अरंडी के तेल के अंदर कुछ खाद्य पदार्थों को रखते भी हैं जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक। चलो इसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास में आ जाते हैं कुछ सुगंधित तेल। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछेंगे कि सुगंधित तेल निम्न में से कौन सा है, तो वहां पर ये जो है आप ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को टिक कर दो, जो लिखवा रहा हूं वही टिक करना है। जैसे एक तो आपके कपूर का तेल, या फिर चंदन का तेल, ठीक है, या फिर लौंग का तेल, या जो खस होता है उस खस का तेल, ठीक है। ये कुछ सुगंधित तेल हैं जिनका यूज अपन सुगंधित चीजों के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे तेल ऐसे आते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने, तो उसके अंदर जो है उनकी खुशबू भी आ रही होती है कई बार लगाने पर। उसका कारण क्या होता है? तो उसके अंदर इसी प्रकार की कुछ चीजें मिला दी जाती है जिससे कि वो खुशबू उत्पन्न होती है और हमें उसमें से जो है एक अच्छी सुगंध आना शुरू होती है, ठीक है। तो हमने आज जो है कुछ पादपों के आर्थिक महत्व को जाना है, और अभी इसके 3-4 क्लासें आएगी जिसके अंदर अपन पादपों के आर्थिक महत्व को और आपके किसके
आपके जंतुओं के आर्थिक महत्व को अपन कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद में अपन प्योर बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है उसको शुरू करेंगे और लास्ट में अपन बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट को कंप्लीट करेंगे और आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा। और गणित विषय आपकी साथ के साथ चल रही है, वहां पर भी लघु गणक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।